हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका फोटोन लर्निंग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं मॉक टेस्ट की, जिसके अंदर हम डेली के 50 क्वेश्चंस करवाएंगे जीएस के ऊपर। इस जीएस क्वेश्चंस के अंदर हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा, चाहे वो पॉलिटी का टॉपिक हो, चाहे इकोनॉमी हो, जीएस करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, स्पोर्ट्स हो। हर एक तरह के क्वेश्चंस में कवर किए जाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितने भी बच्चे, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो एचएसएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, या पंजाब का कोई PSSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो बच्चे इंडियन जीएस का रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूर देखें। इसके अंदर हम डेली के 50 क्वेश्चन करवाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज के जो मॉक टेस्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन होगा वो ये है, हु होल्ड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जो जजेस का नंबर्स है, या जजेस को कितने जजेस रखने चाहिए, कितने होने चाहिए, उन नंबर्स को कौन बढ़ा सकता है, कौन घटा सकता है। तो सबसे पहले ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा पार्लियामेंट। आर्टिकल 124 जो है, 124 जैसे आर्टिकल 124 स्टेट दैट देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब लार्ज नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। पार्लियामेंट के पास क्या है? पार्लियामेंट द कम्पिटेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इफ डीम्स नेसेसरी। अगर जरूरत पड़ती है और नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 124(1) के तहत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। द सुप्रीम कोर्ट इंजॉय ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ऑल दी अबव। देखिए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है? जो सिर्फ एक कोर्ट के पास ही हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो पावर होगी, अदर कोई जैसे हाई कोर्ट जहाँ उसके पास ये पावर नहीं होगी। तो क्या ऐसी कोई जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर? जैसे स्टेट दो स्टेट्स हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, उसको सॉर्ट आउट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको भी कौन सॉर्ट आउट करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये पावर जो है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, अंडर आर्टिकल 131। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है। एपिलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? अगर मान लो कोई कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई जजमेंट आ गई और जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है, अगर कोई बंदा सेटिस्फाई नहीं है उस जजमेंट से तो वो अपील कर सकता है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये भी है अंडर आर्टिकल 32 एपिलेट जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 143 के तहत अगर प्रेसिडेंट को ज़रूरत पड़ती है सलाह लेने की तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट को सलाह देनी भी पड़ेगी। तो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट इंजॉय ऑल दी अबोव jurisdictions. So original jurisdiction, appellate jurisdiction, advisory jurisdiction, ये तीनों के तीनों सुप्रीम कोर्ट करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। नंबर ऑफ मिनिस्टर, पोर्टफोलियो जो कहते हैं अपन, कितना नंबर ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए किसी जब भी कोई गवर्नमेंट जब भी गवर्नमेंट आती है कोई, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है 20% ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 10% मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 15% ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 25% मेंबर लोकसभा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71 ऑफ द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91st अमेंडमेंट एक्ट 91, नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15% ऑफ द लोकसभा की सीट के से ज़्यादा मेंबर मिनिस्टर नहीं बन सकते।
जितनी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसका 15%। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द फॉर्मेट ऑफ द ओथ टू बी टेकन बाय द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। इनमें से कौन सा शेड्यूल, देखिए 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनमें से कौन सा शेड्यूल जो है ओथ के बारे में बात करता है। तो फर्स्ट है ऑप्शन सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा थर्ड शेड्यूल। तो हम देखते हैं सभी शेड्यूल वन बाय वन। शेड्यूल फर्स्ट किसके बारे में बात है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स। शेड्यूल सेकंड स्पेशल पावर एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ इमोलमेंट्स की बात करता है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर राज्यसभा के, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनकी। शेड्यूल थर्ड किसके बारे में आता है, ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो शेड्यूल थर्ड इज द राइट आंसर। तो वन बाय वन ये सारे शेड्यूल आप देख लेना, इनमें से एक आधा क्वेश्चन जरूर लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एज पार्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो हम तो देखते हैं, राइट टू एजुकेशन है ये आर्टिकल 21A, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट, राइट टू स्पीच, राइट टू लाइफ। तो राइट टू एजुकेशन भी है फंडामेंटल राइट, राइट टू स्पीच भी है और राइट टू लाइफ भी है, लेकिन RTI इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। RTI जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो एक लीगल राइट है, RTI एक्ट 2005 के तहत। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। देखो पहले लास्ट वाले क्वेश्चन फिफ्थ में राइट टू एजुकेशन में क्या था, आर्टिकल 21A था, राइट टू लाइफ में आर्टिकल 21 था, राइट टू स्पीच में 19 आर्टिकल था। आगे क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जिस असेंबली का गठन हुआ था वो किसकी रिकमेंडेशन पे बना था, कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना था। तो पहला है ऑप्शन वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द कैबिनेट मिशन। देखिए कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। अब डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे दी, तो सबसे पहले M.N. रॉय ने किया था। M.N. रॉय ने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का 1934 के अंदर। उसके बाद कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्री इंडिया विल बी फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद 1940 में अगस्त ऑफर आता गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके बाद फिर 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन आता है, सेंट टू इंडिया विद द ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 होने के बाद अगस्त ऑफर में यही था ना कि गवर्नमेंट क्या करे, इंडियन पीपल हमारी हेल्प करें वर्ल्ड वार 2 के अंदर, तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इजाज़त देंगे। डिमांड ऑफ 2 डोमिनियन स्टेट्स, मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि हमें तो एक सेपरेट कंट्री चाहिए। कैबिनेट मिशन प्लान फिर आता है, कैबिनेट मिशन प्लान जिसने क्या किया, नवंबर 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की मंजूरी दी, रिकमेंडेशन दी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विच सेटिस्फाइड बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है, सम्मन भेजता है राज्यसभा और लोकसभा को जॉइंट सेशन करने के लिए। उस दौरान कौन प्रिसाइड करता है, तो पहला ऑप्शन है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सीनियर मोस्ट ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो सम्मन करता है, लेकिन प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आगे क्वेश्चन करता है क्वेश्चन नंबर 8,
हु हैज़ द अथॉरिटी टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। इनमें से कौन अथॉरिटी है वाइस प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से रिमूव करने की एक्सपायरी होने से पहले उसकी टर्म, मतलब जब तक उसका टाइम है उससे अगर पहले रिमूव करना है वाइस प्रेसिडेंट को तो किसके पास वो पावर है? तो राज्यसभा है, लोकसभा है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट क्या है? वाइस प्रेसिडेंट may be removed from office by resolution of the Council of State passed by a majority of all the then member of council and agreed to by the House of People। तो पहले रेजोल्यूशन कौन पास करेगा? राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी के साथ, फिर सिंपल मेजोरिटी के साथ लोकसभा। तो दोनों का होना जरूरी है, तो इसलिए राइट आंसर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या जाता है? राज्यसभा प्लस में लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। देखो साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले पॉलिटी के क्वेश्चन थे, अब साइंस के क्वेश्चन है। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज है? फिजिकल चेंज में क्या होता है भाई? कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये क्या है? ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ कैंडल, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर वाटर। ब्लैकिंग ऑफ सिल्वरवेयर ये भी क्या है? केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल भी क्या है? केमिकल चेंज। तो राइट आंसर क्या होगा? डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। जो चीनी है वो वाटर के अंदर घुल जाती है, तो वो कौन सा है? फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज। उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली इन द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज ए। कार्बोहाइड्रेट फूड बनाते हैं, जैसे प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में करते हैं। विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली इन द प्लांट इज स्टोर्ड एज ए। जौन सा वो यूज नहीं होता वो क्या स्टोर किसके रूप में होता है? तो वो होता है स्टार्च के रूप में। राइट आंसर इज द स्टार्च। और ग्लाइकोजन के रूप में किस में होता है? एनिमल्स के अंदर, एनिमल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ वी सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी एम इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। तो रेशियो वी सी बाय वी एम, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्शन पता है आपको क्या आता है? रिफ्रैक्शन के अंदर क्या आता है? व्हेन रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंज इट्स पाथ, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो क्या होता है? तब वो लाइट नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। अगर वो डेंसर से एयर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से परे बैंड हो जाती है। तो दिस इज द रिफ्रैक्शन। एंड उसमें एक प्रॉपर्टीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ लाइट, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ द मीडियम, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। सो राइट आंसर क्या होगा? वी सी बाय वी एम। आगे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल, करंट, चार्ज। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? मान लो मैंने 1 वोल्ट की क्या लगा दी, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? तो राइट आंसर क्या होगा बताइए, क्या ट्यूबरक्लोसिस, मम्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज? सॉरी ये मिस्टेक्स हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज द बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस। बाकी सारी किससे होती हैं, वायरस से होती हैं। लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ, लाइकेंस क्या होता है, इट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी। लाइकेंस क्या होता है, एल्गी प्लस फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखिए लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और रेडिएशन पोल्यूशन। अगर लाइकेंस कम होने शुरू हो जाएंगी तो वहां पे इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। अब कौन सा पोल्यूशन है, तो वो पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन। लाइकेंस सल्फर डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, तो लाइकेंस की जो अमाउंट है जो वो है कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये इंडिकेटर है, ये बताता है कि इस एरिया में एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। जहाँ पे लाइकेंस सबसे कम होगी वहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अमीबा एक्वायर्ड इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, अमीबा जो है वो किसके थ्रू फूड एक्वायर करता है, तो एंडोसाइटोसिस, प्लाज्मोलिसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो इसका राइट आंसर है एंडोसाइटोसिस। देखिए ये क्या है, अमीबा। अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स के पास आता है तो ये क्या करता है, इसको स्यूडोपोडिया ये पोजीशन में आता है, फिर ऐसे ऐसे करके क्या करता है, फूड वैक्यूल क्रिएट करता है और फूड को अपने अंदर ले लेता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रोपिक थैलोफाइट्स इज कॉल्ड। सबसे पहले तो थैलोफाइट्स क्या, थैलोस क्या आता है, थैलोस का मतलब क्या है, थैलोस का मतलब क्या है, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर रूट्स, ब्रांचेस, स्टेम्स को डिफ्रेंशिएटेड नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ ना तो उनमें ये पता लगता है कि इसकी जड़ें कौन सी हैं, स्टेम्स कौन सा है, ब्रांचेस कौन सी है, तो वो उसको बोलते हैं थैलोफाइट्स। जैसे लाइकेंस है, एल्गी है, फंगी है। थैलोफाइट्स क्या है, कंटेनिंग ऑटोट्रोपिक क्लोरोफिल, जिनके अंदर क्लोरोफिल है, इसका मतलब वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे कौन से हैं, तो उसका राइट आंसर है एल्गी। तो फंगी, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, लाइकेंस, इनमें से राइट आंसर क्या है, एल्गी। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। वाटर अटेन मैक्सिमम डेंसिटी एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे वाटर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी अटेन करता है, तो राइट 0 डिग्री सेल्सियस पे, 3.8 डिग्री सेल्सियस पे, 38 डिग्री सेल्सियस पे, -3.8 डिग्री सेल्सियस पे। तो राइट आंसर इसका है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ये 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। कई बार ऑप्शन में 4 डिग्री सेल्सियस भी दे रखा था, तो 4 डिग्री सेल्सियस क्या है, राइट आंसर। द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, कौन सा इनमें से मेटल है जो हमेशा फ्री स्टेट में मिलता है। अब फ्री स्टेट में मिलने का मतलब क्या है, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, जो सबसे कम रिएक्टिव होगा एलिमेंट, वो हमेशा फ्री स्टेट में मिलेगा। वो किसी के साथ या किसी ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं मिलता। तो फ्री स्टेट में इनमें से कौन सा है, गोल्ड, सोडियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो इनमें से सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, गोल्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। अब इकोनॉमी के क्वेश्चन आ चुके हैं। द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोटेड टू, मिक्स्ड इकोनॉमी को कौन डिनोट करता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द रूरल एंड द अर्बन सेक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द हैवी एंड स्मॉल इंडस्ट्री, एग्जिस्टेंस बोथ डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड सेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर। मतलब क्या है? सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म, ये क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्टिक जो अप्रोच है और कैपिटलिस्ट अप्रोच, दोनों को मिक्सअप को क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। जिसके अंदर सोशलिस्टिक में क्या होता है? पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है, और कैपिटलिज्म में प्राइवेट सेक्टर को, और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी हो और पब्लिक सेक्टर भी हो। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हु कॉइन्ड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी? किस पर्सन ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी दिया? पहले तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या है? देखिए 1950 और 1980 के बीच बहुत सारे एफर्ट किए गए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो क्या थी? वो 3% के आसपास थी। जीडीपी रेट, ग्रोथ जो रेट थी वो 3% के आसपास थी। तो उस वक्त प्रोफेसर थे एक जिन्होंने ये टर्म दिया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। उनका कहना था कि कुछ भी कर लो, इससे ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं होने वाला। तो 1950 से 1980 के टर्म्स को, तो उसको बोलते हैं, वो कौन थे? क्या ए.के. सेन, कीर्त एस पारिक, राज कृष्णा, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राज कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ कंट्री इज, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ कंट्रीज। तो क्या होता है? जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन अलाउंसेस, जीडीपी माइनस प्लस नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, जीएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीएनपी माइनस ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रीशिएशन अलाउंसेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए जीडीपी क्या होती है? जीडीपी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। अब जीएनपी क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल के लिए बहुत सारी, मान लो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू, जितनी टेरिटरी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू को तो जीडीपी बोलते हैं। मान लो बहुत सारी कंट्री की कंपनियां हमारे यहाँ पे काम कर रही हैं और वो यहाँ से पैसा लेके जा रही हैं, और बहुत सारी इंडियन कंपनी फॉरेन में काम कर रही हैं और वहाँ से पैसा लेके आ रही हैं। अब देखो जो नेट फैक्टर इनकम है अब्रॉड से, जितना पैसा बाहर से आ रहा है और जितना पैसा बाहर से जा रहा है, आने वाले पैसे में से जाने वाला पैसा अगर माइनस कर देंगे तो वो होएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से हमें कितनी इनकम हुई है? जब जीडीपी के अंदर नेट फैक्टर इनकम को, अब्रॉड से होने वाली नेट फैक्टर इनकम को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए डेप्रीशिएशन क्या होता है? डेप्रीशिएशन फॉर एग्जांपल के लिए हमने क्या है, कोई मशीन ली, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर लिया या कोई गाड़ी ली है, तो उसकी एक लाइफ टाइम पीरियड है, ये 15 साल तक चलेगी। तो हर साल कोई ना कोई वैल्यू उसकी क्या होती है, रहती है, डाउन होती जाती है। जैसे घर बनाया, घर की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, जो उसकी कॉस्ट वैल्यू है, जहाँ जो वैल्यू है उसकी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, गिरती जाएगी, क्योंकि घर खराब होगा। ऐसे ही ट्रैक्टर या कोई मशीनरी है वो धीरे धीरे खराब होती जाएगी तो उसकी एक वैल्यू कम होती जाती है। तो दिस इज द डेप्रीशिएशन। सो जब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रीशिएशन को हम माइनस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन करते हैं,
विच प्लान गेव एम्फेसाइसिस ऑन द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम फॉर द फर्स्ट टाइम। गरीबी हटाओ वाला जो प्लान था वो कौन सा था? विच प्लान गेव एम्फेसाइस, किस प्लान ने जोर दिया गरीबी हटाने पे? तो दैट इज द प्लान इज द फिफ्थ प्लान। तो आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन इज बी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड was established in the year। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक कब इस्टेब्लिश किया गया? तो ये किया गया था 1982 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया अनाउंस्ड बाय। मॉनेटरी पॉलिसी होती है और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मनी का जो सर्कुलेशन है वो कैसा होगा, वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है किसी कंट्री के अंदर। और वो किसके द्वारा अनाउंस की जाती है? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ आरबीआई, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द गवर्नर ऑफ द आरबीआई। और फिस्कल पॉलिसी क्या होते हैं? फिनांस मिनिस्ट्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड टू द कमर्शियल बैंक्स इन द शॉर्ट टर्म टू मेंटेन लिक्विडिटी इज नोन एज। देखिए, एक बैंक है एसबीआई। एसबीआई को मनी की जरूरत पड़ गई। अब एसबीआई बैंक किससे पैसा उधारा उठाएगा? वो उठाएगा आरबीआई से। अब आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए एसबीआई को क्या दे रहा है? पैसे दे रहा है लोन पे। अब कोई अगर पैसे देगा तो इंटरेस्ट भी तो लेगा। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आरबीआई ने एसबीआई को, किसी बैंक को, जानी एसबीआई को पैसा दिया है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? ये है क्वेश्चन। तो उसका राइट आंसर क्या है? क्या इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है? जब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी कमर्शियल बैंक को पैसे उधारे देता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसको रेपो रेट कहते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है? उल्टा इसका। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लो पैसे इसके पास ज़्यादा आ गए हैं और ये चाहता है कि मैं आरबीआई के अंदर जमा करा दूं, तो आरबीआई इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो जब वो देगा उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ये था क्वेश्चन नंबर 24 जिसका राइट आंसर है रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ। अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए हैं। द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ विच रिसेंबल्स इन साइज, डेंसिटी एंड मास। अर्थ का ट्विन प्लैनेट कौन सा है? सबको मालूम है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, दैट इज द वीनस। द मोस्ट एबुडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एबुडेंट मेटल कौन सा है? तो मेटल देखिए, ऑप्शन है कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम। तो राइट आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। वैसे क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? ऑक्सीजन। लेकिन मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस कंट्री में से पास नहीं होती? इनमें से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। देखिए, इंडिया में से तो होती है, गुजरात, ठीक है, आगे बांग्लादेश में से भी होती है और म्यांमार से भी। तो नहीं होती तो किस में से नहीं होती? पाकिस्तान में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, वोल्केनिक रिंग ऑफ फायर रिलेट टू विच ओशियन। वोल्केनिक रिंग, जिस मान लो एक ओशियन के अंदर एक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं जिसको, एक ऐसा सर्कल है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं? वोल्केनोस। तो वो कौन से ओशियन के अंदर है? वो है, इनमें से ऑप्शन है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक रिंग। तो इसका राइट आंसर है पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, स्टडी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ लेक्स, दैट इज द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या है? लिम्नोलॉजी,
पोमोलॉजी, टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। तो राइट आंसर क्या है? लिम्नोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होता है? पोमोलॉजी होता है फ्रूट्स के बारे में स्टडी करना, कैसे उनको उगाया जाए, दैट इज द पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्म ओशन करंट? इनमें से कौन सा वार्म ओशन करंट है? गर्म। वार्म ओशन करंट क्या होता है? ये इक्वेटर मान लो अर्थ का, 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो जब 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको इक्वेटर बोलते हैं, अगर इक्वेटर से ठंड पोल की तरफ जब कोई ओशन करंट जाता है, वो क्या होता है? वार्म करंट होता है। तो कौन सा इनमें से? तो राइट आंसर है क्यूरोशियो। क्यूरोशियो इज द वार्म ओशन करंट। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। दोदा बेटा पीक इज लोकेटेड इन द। दोदा बेटा पीक कहाँ पे लोकेटेड है भाई? इसका ऑप्शन है अन्नामलाई, महेंद्रगिरी, शेवरोज, नीलगिरी। तो राइट आंसर है नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है दोदा बेटा पीक। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ समटाइम्स इन द न्यूज इज लोकेटेड अलोंग दी। ग्रेट बैरियर रीफ ये कोरल रीफ है और ये काफ़ी न्यूज़ में बनी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेट बैरियर रीफ का सबसे बड़ी रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या है इसका? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 32। सिरोको इज द नेम यूज टू मीन। सिरोको किसके लिए यूज किया जाता है? ए लोकल विंड, ए ओशन करंट, एन आइलैंड, ए वोल्केनो। तो राइट आंसर क्या है इसका? ए लोकल विंड। जैसे इंडिया में लू होती है, ऐसे ही एक लोकल विंड है, दैट इज द सिरोको। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी? सबसे ज़्यादा वाटर सैलिनिटी कहाँ पे है? किस लेक के अंदर इनमें से सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन ऑप्शन है डल लेक, श्रीनगर में चिलिका, वुलार, सांबर। तो सांबर लेक जो है वो है राजस्थान के अंदर, जयपुर जिले के अंदर। तो इस लेक जो है उसकी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट द 19th एशियन गेम्स? सबसे ज़्यादा किस कंट्री ने मेडल जीते 19वें एशियन गेम में? कहाँ पे हुई थी? चाइना के अंदर ही हुई थी एशियन गेम्स। तो इसका राइट आंसर भी क्या है? चाइना है। 34 का सी। तो चाइना ने ही सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC वर्ल्ड कप 2023? इनमें से कौन सा पर्सन है जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया ICC वर्ल्ड कप 2023 का? तो ऑप्शन है शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, अक्षय कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है शाहरुख खान। अब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट के अंदर है? तो क्वेश्चन नंबर है ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर इसका है मध्य प्रदेश, MP के अंदर। एक नया बना टाइगर रिजर्व है। विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट फॉर ओवरऑल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में फर्स्ट रैंक किसने प्राप्त किया इंडिया के अंदर? तो ऑप्शन है तेलंगाना। राइट आंसर क्या है? तेलंगाना। तो क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। हु वॉन द नोबेल प्राइज 2023 इन द लिटरेचर? लिटरेचर के अंदर किस पर्सन ने नोबेल प्राइज जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जॉन फॉसे। दिस इज द राइट आंसर। जॉन फॉसे इज द राइट आंसर। नॉर्वे से बिलोंग करते हैं ये और इनके प्लेज एंड प्रोज काफ़ी फेमस हैं, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। फाहियान केम टू इंडिया ड्यूरिंग हुज रीजन? जो फाहियान था एक चाइनीज ट्रैवलर थे, किसके राज में इंडिया में आए थे? चंद्रगुप्त 1, अशोका, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त 2। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त 2। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। हु ऑथर्ड अष्टधाई? अष्टधाई को किसने लिखा? ऑप्शन है वेद व्यास, पाणिनि, शुकेडु,
वाल्मीकि। तो राइट आंसर है इसका पाणिनि। पाणिनि जो थे वो संस्कृत स्कॉलर थे और अष्टधाई इन्होंने लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स टू द वार्ड ऑफ द एविल स्पिरिट एंड डिसीज। इनमें से कौन सा वेद है जो मैजिक स्पेल और चार्म्स के बारे में बताता है? वो है ऑप्शन है ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो राइट आंसर है इसका अथर्ववेद। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ गुप्त एम्पायर? गुप्त एम्पायर का सिंबल क्या था? गरुड़, एलिफेंट, टाइगर, लॉयन। तो इसका आंसर क्या है? ए, दैट इज द गरुड़। गरुड़ क्या होता है? ईगल प्लस ह्यूमन का को मिला के फॉर्मेशन बनी हुई एज ए सिंबॉलिक चीज। तो गुप्त एम्पायर का सिंबल क्या था? गरुड़। बैटल ऑफ खतौली। बैटल ऑफ खतौली कब हुई थी भाई? बैटल ऑफ खतौली पहले तो हुई किसके बीच में? ये हुई थी राणा संगा ऑफ मेवाड़ एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। और हुई कब थी? 1517 में। कौन जीता था? राणा संगा जी जीत गए थे और इब्राहिम लोदी को इन्होंने कैद में भी कर लिया था। और बाद में कुछ जो वॉर बूटी देकर इनको इब्राहिम लोदी ने तो राणा संगा जी ने उनको छोड़ा। तो बैटल ऑफ खतौली कब हुई थी? 1517। 44 करते हैं। विजयनगर किंग्स रूल्ड इन द नेम ऑफ विच गॉड? किस गॉड के नाम पे वो रूल करते थे विजयनगर के राजे? तो ऑप्शन है राम, शिवा, विरूपक्षा एंड विष्णु। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है विरूपक्षा। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। द गदर पार्टी वाज फाउंडेड नवंबर 1913 में इनको फाउंड किया गया था गदर पार्टी को सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर। किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है मैडम बीकाजी कामा, लाला हरदयाल, श्याम कृष्णा वर्मा या बोथ ए एंड बी, मतलब मैडम बीकाजी कामा और लाला हरदयाल। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा है? राइट आंसर है लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। इन हुज प्रेसिडेंटशिप द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज पास्ड? किनकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर पूर्ण स्वराज जो रेजोल्यूशन था वो पास हुआ था? लाहौर सेशन के अंदर हुआ था ये। तो कौन थे? उनका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 1929 में लाहौर सेशन के अंदर। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट? अब डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट में क्या था? मान लो कोई एक साम्राज्य है, उस साम्राज्य का जो राजा है, राजा का कोई हेयर नहीं है, मतलब कोई संतान नहीं है। तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत वो अपना कोई वारिस अडॉप्ट नहीं कर सकता था। अगर वो अडॉप्ट करता था तो जो भी साम्राज्य है वो उसके बेटे को, जो अडॉप्टेड सन को नहीं दिया जाएगा। दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। तो किसने किया था ये? लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस नन। तो राइट आंसर है क्या इसका? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड वेल्सले ने तो सब्सिडरी अलायंस की डॉक्ट्राइन लेके आया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? बंगाल सती रेगुलेशन, सती प्रथा को रोकने के लिए जो कानून था कब पास किया गया? तो 1829, 1835, 1834, 1838। तो राजा राम मोहन राय ने के इनिशिएटिव से, राजा राम मोहन रॉय के इनिशिएटिव के साथ लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ये रेगुलेशन पास किया था। तो वो कौन से सन में था? 1829 के अंदर। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट? 1922 के अंदर चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। तो उस टाइम के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड ल्यूटन नन। तो राइट आंसर है ए, दैट इज द लॉर्ड रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। सी राजगोपालाचार्य लीड द साल्ट सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट?
सी राजगोपाला जो थे, उन्होंने साल्ट सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी ने साल्ट सत्याग्रह शुरू किया था, वो किस स्टेट के अंदर सी राजगोपालाचार्य ने लीड किया था? तो राइट ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, मेघालय, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तो देखिए दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसके अंदर हमने पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ये सारे के सारे टॉपिक को कवर किया है। आगे भी हम डेली का 50 क्वेश्चंस करेंगे और जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।